Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से जी सर हमने कल पढ़ा था कि जैसे आप बाय कंट्रोल ऑफ प्रोविजन, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई डायरेक्टर हो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर फुल टाइम एम्प्लॉय हो वो भी डायरेक्टली वो तो सर होल्ड कर सकता है। वो तो ऑलरेडी एम्प्लॉय भी है। देखिए, उन्होंने बैन नहीं किया उसको, उन्होंने उसका ये कहा है कि विद द परमिशन ऑफ जनरल मीटिंग कर सकता है, ठीक है, कर सकता है विद द परमिशन ऑफ जनरल मीटिंग। उन्होंने टोटली मना नहीं किया, इसको कंडीशनल कर दिया है परमिशन के साथ, अप्रूवल के साथ। जी, और भी क्वेश्चन? 26। अच्छा, ये क्वेश्चन सारे हमने करने अटेम्प्ट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में तो कोई इशू नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 22। वन ऑफ द डायरेक्टर्स व्हाइल रिटेनिंग हिज डायरेक्टरशिप इन तब्दीली प्राइवेट लिमिटेड is contemplating to start his own business which is likely to take most of his time for the next few years। कह रहे डायरेक्टर जो है वो चाह रहा है कि वो अपना बिजनेस करे, जिसकी वजह से अगले कुछ सालों में उसका ज्यादातर वक्त उधर ही गुजरेगा। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017 द डायरेक्टर इज सीकिंग योर एडवाइस ऑन द मैटर्स ड्यू टू विच ही मे इप्सो फैक्टो सीजेस टू होल्ड ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ टीपीएल। इप्सो फैक्टो का मतलब क्या है, अंडरलाइन कीजिए। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बिकॉज ऑफ वेरी सेम फैक्ट, यानी इसी रीजन की वजह से। अगर इनमें से कोई एक रीजन भी आ जाए तो सिर्फ उस रीजन, बाकी चाहे सारा कुछ ठीक हो, उस एक अकेले रीजन की वजह से ऑफिस वेकेट हो जाएगा, यानी डायरेक्टर नहीं रहेगा। बताइए, ये वेकेशन ऑफ ऑफिस का कंसेप्ट लिखना है या रिमूवल का? वेकेशन का, बिल्कुल बिल्कुल। और एंड में जो कंपनी में इंक्लूड एडिशनल ग्राउंड्स इन आर्टिकल, ये वाली बात लिखनी है कि नहीं? और एंड में जो पास्ट एक्ट्स ऑफ डिफेक्टो डायरेक्टर, ये वाली बात लिखनी है कि नहीं? नहीं, ये नहीं लिखनी, ये हटके कंसेप्ट है। ये लादा से अगर पूछेगा तो हम बताएंगे, वरना वेकेशन ऑफ ऑफिस में ये लिखने की जरूरत नहीं है। जी, एडिशनल ग्राउंड का मतलब ये है कि लॉ ये कह रहा है, कंपनी एक्ट ये कह रहा है कि इन ये जो हमने रीजन आपको बता दी 1 2 3, इनकी वजह से तो डायरेक्टर ऑफिस वेकेट हो ही गया। इसके अलावा भी अगर कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ एडिशनल रीजन वो लिख देते हैं अपनी मर्जी से कि इन सिचुएशन में भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा, ऑफिस वेकेट हो जाएगा, तो वो सिचुएशन भी एप्लीकेबल होगी। 23 द कंपनी एक्ट 2017 prescribes grounds for vacation of office by director। कैन ए कंपनी प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड्स फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस एंड इफ सो हाउ? बिल्कुल कर सकती है। कैसे कर सकती है? आर्टिकल्स में इंक्लूड करके। 24 मुहर्रम लिमिटेड ए listed company has found out that one of its director does not meet the eligibility criteria provided in the Companies Act 2017. The said director has already attended 3 meetings of the board of directors. Describe the impact of above on the resolutions passed by the board. Also explain whether the concerned director can attend future meetings of the board. जी, क्या इम्पैक्ट होगा? इस बात का हमें अब पता चला कि वो डायरेक्टर तो डिस्क्वालीफाइड था। पहले वाली रेजोल्यूशंस वैलिड होंगी, लेकिन फर्दर फ्यूचर में क्या वो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता है? नहीं कर सकता। 25 ड्यू टू ए डिस्प्यूट अमंग द डायरेक्टर्स ऑफ सन लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, all the directors want to remove Fahim from the directorship of the company prior to completion of his term. Explain the conditions which must be met in order to remove Fahim from the directorship under the provisions of the Companies Act 2017. देखिए, ये तो हम लिख देंगे कि डायरेक्टर्स बाकी मिलके उस डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन क्या सिर्फ यहाँ जितना लिख के क्वेश्चन खत्म कर देना चाहिए? उसने कहा मुझे कंडीशन बताओ कि कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है। तो रिमूव किया जा सकता है बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, लेकिन हम वो भी बताएंगे कि इन सिचुएशन में ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी, यानी डायरेक्टर रिमूव नहीं समझा जाएगा। अच्छा बताइए, डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं।
मतलब पॉसिबल ऑप्शन तो एक ही है, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगी, लेकिन डायरेक्टर को रिमूव नहीं समझा जाएगा। दो सिचुएशंस हैं यहाँ पे, कंसेप्ट दो हिस्सों में डिवाइड होता है। वो कौन कौन सी हैं? एक इलेक्टेड डायरेक्टर के लिए और दूसरी अपॉइंटेड, यानी फर्स्ट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी और अनअपोज्ड डायरेक्टर। इस क्वेश्चन में बताइए कौन सी वाली कंडीशन, कौन सी वाली सिचुएशन डिस्कस करेंगे जी? क्या क्वेश्चन में बताया उसने कि ये इलेक्टेड डायरेक्टर है या कैजुअल वैकेंसी क्या है? तो फिर दोनों सिचुएशन डिस्कस करेंगे। ज़हन में रखिएगा, फिर क्या करेंगे? दोनों सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन, अगर मेंशन करता ये कैजुअल वैकेंसी वाला है, जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था एक, ठीक है, उसमें बदर वाला था और दूसरा कौन, असलम वाला था शायद, हाँ जी असलम, उसमें मेंशन किया था उसने कि बदर की अपॉइंटमेंट कौन सी है, असलम की अपॉइंटमेंट कौन सी है, तो हमने रिस्पेक्टिव प्रोविजन मेंशन किए थे। यहाँ पे चूंकि मेंशन नहीं करा कि अपॉइंटमेंट या इलेक्शन किस तरीके से हुआ है, तो दोनों मेंशन करेंगे। 24 क्लियर है, सॉरी 25 क्लियर है। अब केस स्टडी की तरफ आते हैं। 26, ए बोर्ड मेंबर इन कनेक्शन विद हिज पर्सनल वर्क gone outside Pakistan for about 8 months without informing the company, कंपनी को इन्फॉर्म किए बगैर। ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, ये विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंपनी को अंडरलाइन कीजिए। ड्यूरिंग हिज एब्सेंस 4 meetings were held and because he did not attend the 3 consecutive meetings, the board considered it a casual vacancy and filled the same by co-opting another member. उन्होंने कैजुअल वैकेंसी को फिल कर दिया। What course of action was available to the board member to avoid this situation? जी अच्छा, पहले तो हम लीगल प्रोविजन लिख देंगे कि अगर एक डायरेक्टर विदाउट सीकिंग लीव एब्सेंट हो 3 तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया, वो ऑफिस वेकेट हो जाता है। नेक्स्ट, क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल था इसके पास? वो हाँ बिल्कुल लीव ले लेता है डायरेक्टर से। उस सूरत में ये 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स एब्सेंट होने के बावजूद ऑफिस वेकेट ना होता। ये बात क्लियर? आगे चलते हैं। 27, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। A director ceases to hold office if he is absent from 3 consecutive meetings without leave of absence from the directors. True or false? True है, बिल्कुल सही है। 28, Lucky Transport Limited holds a board of directors meeting on last day of every month. ठीक है, हर महीने के एंड पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। The company held 4 meetings during the period from July to October. जुलाई को होगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मीटिंग, ठीक है। Mr. Afzal, a director of the company, attended meeting held in the month of August 2015 only. In the month of November 2015, Mr. Afzal intends to attend the board of directors meeting, but chief executive officer of the company has objection that Mr. Afzal was remained absent from 3 meetings, that is July, September and October, without leave of absence. So he shall ipso facto cease to hold office of the director of the company. Evaluate of the situation. जी क्या ऑफिस वेकेट होगा? क्यों नहीं होगा? 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग नहीं हुई, ठीक है। जुलाई, अगस्त को एब्सेंट हुआ, सितंबर और अक्टूबर 2 कंसेक्यूटिव हुई हैं, तो ये ऑफिस वेकेट नहीं हुआ। सीईओ गलत कह रहा है। 29 हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसमें कोई 29 में इशू या किसी और क्वेश्चन में इशू कोई? जी जी हाँ, शाबाश शाबाश। अब सुने, 2 कंसेप्ट है, दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं। पहला कंसेप्ट यह है, फर्स्ट डायरेक्टर की तादाद कौन डिसाइड करता है? सब्सक्राइबर्स। और उनका टेन्योर कब तक होता है? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। क्या फर्स्ट एनुअल जनरल उस पर टेन्योर पूरा हो जाएगा? नए डायरेक्टर इलेक्ट किए जाएंगे। क्या उनकी तादाद, फर्स्ट डायरेक्टर्स की तादाद इंक्रीज की जा सकती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कौन करेंगे? अच्छा, कहाँ करेंगे?
एजीएम में नहीं करेंगे। अगर एजीएम वाला पॉइंट होता तो फिर तो ये बात लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो एजीएम में दोबारा अपॉइंट हो जाएंगे, सॉरी एजीएम में इलेक्शन होगा, उसमें तो डायरेक्टर्स ने आना ही आना है, नए डायरेक्टर्स ने। अगर आपने डायरेक्टर्स को चेंज करना है तो इसका मतलब है अब आपको एनुअल जनरल मीटिंग से पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो वो जो बात लिखी सिमिलर प्रोविजन है, जब डायरेक्टर्स नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करते हैं, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स करते हैं टू बी अपॉइंटेड, तो क्या उस तादाद को चेंज किया जा सकता है? अच्छा कैसे किया जा सकता है, कौन करेगा? मेंबर्स करेंगे। अब अगेन वही चीज, मेंबर्स कहां करें, क्या एजीएम में करेंगे? एजीएम में तो इलेक्शन हो जाना है, अगर करना ही है तो उससे पहले करना पड़ेगा उस तादाद को चेंज। तो कैसे करेंगे वो? ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा के। वहां पे नोट कीजिए जनरल मीटिंग का लफ्ज लिखा हुआ है, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग ने उनका टेन्योर ही पूरा हो जाना है, तो उन्हें चेंज करने के सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी, और की क्वेश्चन? नहीं, स्टैट्यूटरी मीटिंग तो वो शुरू में हो जाती है ना। ठीक है, अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट हो रही है तो उसमें भी कर सकते हैं, टेक्निकली वो भी जनरल मीटिंग ही है। ठीक है, लेकिन सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट में जिसमें डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टर्म के लिए कितने डायरेक्टर्स फिक्स होंगे, वो तो जाहिर है उस वक्त स्टैट्यूटरी मीटिंग हो चुकी होगी, तो सब्सीक्वेंट वाले केस में स्टैट्यूटरी मीटिंग एप्लीकेबल नहीं है। जी, ये समझ आया जो समझाने की कोशिश की मैंने? और की क्वेश्चन? नहीं, आज के कंसेप्ट की तरफ चलें। चलें, आज हम एक ही कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यूं समझ लीजिए आज हम डायरेक्टर की डिफरेंट टाइप स्टडी करने जा रहे हैं कि डायरेक्टर कितनी किस्म के हो सकते हैं। सबसे पहले वो हमें टाइप बता रहा है, कंसेप्ट सिंपल है, इसको आपने सिंपल ही रखना है। आपको ये पेज डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, आपकी जो किताब में लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, ये उसको रिप्लेस कर देना आपने इस पेज के साथ। ठीक है, जो किताब में लिखा हुआ है वो उसको क्रॉस कर दीजिए, ये पेज। कंसेप्ट वही है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया। कंसेप्ट वही है जो किताब में है, लेकिन जो अभी आपको पेज दिया गया है छोटा सा, इसमें कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई। अब सुनिए, डायरेक्टर, पहली टाइप डायरेक्टर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कुछ डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव होते हैं, कुछ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का लफ्ज पहले पढ़ा हुआ ना हमने। इन दोनों में क्या फर्क है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, जो कंपनी के बिल्कुल फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, और उनको हम डायरेक्टर बना देते हैं। किस वजह से एम्प्लॉयज को डायरेक्टर बनाते हैं? उनके एक्सपीरियंस की वजह से। और अगर एम्प्लॉय कहे नहीं सर मैं तो बहुत गरीब इंसान हूं, मेरे पास तो शेयर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या शेयर्स खरीदे बगैर, मेंबर बने बगैर वो डायरेक्टर बन सकता है? बिल्कुल, वो एक्सेप्शन में पढ़ा था हमने। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? जो फुल टाइम एम्प्लॉय है। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन से हुए फिर? जो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, और लोग हैं। ठीक है, कुछ दूसरे लोग हैं जो शेयर्स वगैरह खरीद के डायरेक्टर बने होंगे। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में फर्क समझ आ गया? इन लोगों के पास पैसा, नॉर्मली इनके पास पैसा नहीं, एक्सपीरियंस होता है। और इन लोगों के पास एक्सपीरियंस हो सकता है ना हो, लेकिन पैसे होते हैं, तो शेयर खरीद के डायरेक्टर बन जाते हैं। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव क्लियर? ठीक है, आसानी के लिए इसको आसानी के लिए यूं रख सकते हैं याद, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय, नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन एम्प्लॉय, आसानी के लिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के, इनकी आगे फर्दर दो टाइप्स, इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट, यानी ये तो पता चल गया हमें कि नॉन एग्जीक्यूटिव कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एम्प्लॉय तो नहीं है, फिर भी किसी ना किसी तरीके से इसका कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप बनता हो? किसी ना, एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का, हो सकता है अच्छा इसका एम्प्लॉय नहीं है, इसकी किसी होल्डिंग सब्सिडियरी का एम्प्लॉय हो, तो घुमा फिरा के रिलेशनशिप तो बन गया।
तो अगर तो नॉन एग्जेक्टिव का एम्प्लॉय नहीं कंपनी का, लेकिन कोई ना कोई और बड़े टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है जो हो सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, कोई ना कोई और रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, तो फिर हम इसे कहेंगे ये इंडिपेंडेंट नहीं है। नॉन एग्जेक्टिव तो है, इंडिपेंडेंट। और अगर ये कंपनी का एम्प्लॉय भी नहीं है और इसका कंपनी के साथ कोई किसी किस्म का रिलेशनशिप भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं कंपनी के साथ और किसी भी किस्म का, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, तो फिर इसे क्या कहेंगे? ये इंडिपेंडेंट है। अब एक बंदा डायरेक्टर तो है लेकिन उसकी कोई दूसरी कंपनी है और उस कंपनी में का वो ओनर है या डायरेक्टर है, और वो कंपनी इस वाली कंपनी को चीजें सप्लाई करती है या खरीदती है, बिजनेस रिलेशनशिप है। अब देखें, ये बंदा नॉन एग्जेक्टिव तो है लेकिन क्या इंडिपेंडेंट है? क्योंकि इसका कंपनी के साथ कोई ना कोई ताल्लुक वास्ता बन रहा है। वो ताल्लुक वास्ता फाइनेंशियल बेसिस पे भी हो सकता है, वो ताल्लुक वास्ता जो है वो रिलेटिव बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट में फर्क समझ आया? अच्छा, डिफरेंस समझना बहुत जरूरी। फिर बताइए, एग्जेक्टिव डायरेक्टर और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर में फर्क क्या है? फुल टाइम एम्प्लॉय, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। अच्छा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या फर्क है? नॉट इंडिपेंडेंट वो है जो एम्प्लॉय तो नहीं लेकिन किसी ना किसी और तरीके से, बहुत से तरीके हैं, उसका कंपनी के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बनता है। वो रिलेशनशिप फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप भी हो सकता है। और अगर ना तो कंपनी का एम्प्लॉय है ना ही उसका कंपनी के साथ घूम फिर के और कोई ताल्लुक वास्ता है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब सुने, कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कहता है कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ ना कुछ डायरेक्टर्स लाजमी तौर पे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। पहले इसका कंसेप्ट समझे, हम इसको प्रोविजन की तरफ जाएंगे। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ ना कुछ डायरेक्टर्स लाजमी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसकी रीजन सुने, क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए भैया? क्यों? कहते हैं इसलिए कि अगर सारे के सारे डायरेक्टर नॉट डिपेंडेंट हैं, यानी कंपनी के साथ किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक वास्ता है उनका, तो हो सकता है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ ऐसी रेजोल्यूशन पास कर लें जिनसे उनको फायदा हो रहा हो। तो एक किसी फैसले के एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू होना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना इसलिए जरूरी है कि जो भी रेजोल्यूशंस हो उन पे ये इंडिपेंडेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके, इंडिपेंडेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। इनका कंपनी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। ठीक है, थोड़े बहुत शेयर शायद इन्होंने लिए हो, थोड़े बहुत, ठीक है, वो डायरेक्टर बनने के लिए जो जरूरी होते हैं, वरना इनका कोई ताल्लुक वास्ता नॉर्मली नहीं होता। जैसे एक दो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं। लॉ ये कहता है एक जगह पे, इंटरेस्टिंग बात सुना, डायरेक्टर की सैलरी कौन डिसाइड करता होगा? खुद डायरेक्टर। मेंबर भी चेंज कर सकते हैं उसको, लेकिन डायरेक्टर की सैलरी कौन डिसाइड करता है? वो डायरेक्टर। मेंबर लिमिट लगा सकते हैं, ओ भैया ये स्केल हमने दे दिया, इससे आगे ना जाना, लेकिन डायरेक्टर अपनी सैलरी खुद डिसाइड करता है। अब इमेजिन कीजिए कि क्या डायरेक्टर अपनी सैलरी एक रीजनेबल अमाउंट से ज्यादा फिक्स कर सकते हैं कि नहीं? तो जब वो रेजोल्यूशन पास कर रहे हो डायरेक्टर कि भैया हमारी सैलरी क्या होगी, भाई दूसरी कंपनी वाले 1 लाख दे रहे हैं लेकिन वो डायरेक्टर सारे फारग हैं उस कंपनी में, हम तो सारे के सारे आइंस्टाइन हैं, हम तो 10-10 लाख सैलरी लेंगे, रेजोल्यूशन पास हो सकती है। तो क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मौजूदगी बेहतर है कि नहीं, जो उन्हें कह सके भैया हम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, तुम्हारे इस फैसले से हमें थोड़ी कोई फायदा होगा, इसलिए हम अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, भाई मार्केट रेट के मुताबिक सैलरी लो, वरना हम वोट नहीं देंगे।
इस रेजोल्यूशन को खत्म कर देंगे। अब बताइए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है जी। नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सैलरी नहीं लेगा भैया, वो कंपनी का एम्प्लॉय है क्या? नहीं है, उसको सैलरी थोड़ी मिलेगी। ठीक है, या और भी रिम्यूनरेशन हो सकती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करनी है, उसके भी पैसे मिलते हैं, आने जाने के पैसे मिलते हैं, टीए डीए मिलता है। इसके अलावा डायरेक्टर के जिम्मे कोई एक्स्ट्रा काम लगा दिया जाए, उसके भी पैसे अलग से मिलते हैं। तो इनका तो चूंकि कंपनी में कोई अमल दखल नहीं होता, बेनिफिशियरी ये तो नहीं, इसलिए अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। इसलिए लॉ ने कहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना जरूरी है बोर्ड में। और एग्जांपल सुने, देखिए लोन वाली बात होती तो फिर तो आपको पता है मेंबर्स की अप्रूवल जरूरी हो जाती है, डायरेक्टर्स को लोन देना हो, लेकिन सैलरी के लिए लाजमी नहीं है। सैलरी के लिए वो खुद से भी डिटरमिन कर सकते हैं अपनी सैलरी, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। अगली एग्जांपल सुने, डायरेक्टर का किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है। ये कंसेप्ट पहले कभी डिस्कस हुआ? इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर के किसी, जैसे अगर कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में के साथ कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना है, जॉइंट वेंचर करना है, सेल परचेज का एग्रीमेंट करना है, उससे चीजें खरीदनी है, बेचनी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें किसी डायरेक्टर का भी इंटरेस्ट है। डायरेक्टर का इंटरेस्ट होने का मतलब यह है कि डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है। जैसे कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से चीजें खरीदनी है और वो दूसरी कंपनी इस कंपनी के डायरेक्टर के भाई की है, तो डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली से ही इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, या स्पाउस किया इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। रूल ये है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो तो वो डायरेक्टर बाकी डायरेक्टर्स को बताएगा कि सर मेरा इंटरेस्ट है, और फिर उस मीटिंग में साइड पे होके बैठ जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट की जब अप्रूवल हो रही होगी ना, जब डिस्कशन हो रही होगी, अप्रूवल हो रही होगी, उसमें ये वाला डायरेक्टर नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? उसका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। यहां तक बात समझ आती है कि लॉ ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन प्रैक्टिकली सोचें, वो डायरेक्टर साइड पे तो होके बैठ जाएगा, लेकिन साइड पे होने से पहले दूसरों को कहेगा भैया मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, लॉ ने कहा मुझे साइड पे और मैं साइड पे हो रहा हूं, लेकिन अगर तुम लोगों ने इसको अप्रूव ना किया तो कल को तुम्हारा भी तो कॉन्ट्रैक्ट ला सकता है कोई, फिर मैं भी अप्रूव नहीं करूंगा। ये क्या कि साइड पे हो गया। अब बताइए इन्फ्लुएंस हो सकता है कि नहीं? अगर तो सारे के सारे डायरेक्टर नॉट इंडिपेंडेंट हो तो उन्हें पता होगा यार हमारा कंपनी के साथ ताल्लुक वास्ता है, ट्रांजैक्शन निकलती रहती हैं, तो फ्यूचर में आज हम इसको सपोर्ट करेंगे, कल ये हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद हो, बताइए क्या वो इस धमकी में आएंगे? तो हमारा ताल्लुक वास्ता ही कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आने लगा, हम तो बिल्कुल सही बात करेंगे। तो बताइए सारी डिस्कशन के बाद क्या एग्री करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। इसीलिए लॉ ने हमें आगे बताया कि भैया डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, और फिर हमें बताया कि वो कौन सी सिचुएशन है जिनमें कोई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। कौन सी सिचुएशन है जिसमें डायरेक्टर इंडिपेंडेंट? एग्जाम में पूछे बताइए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या क्राइटेरिया है, फिर भी यही लिखेंगे पॉइंट। अगर पूछे बताइए कब कोई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, फिर भी यही क्राइटेरिया है। ठीक है, वो सिर्फ हम उसको नॉट में कन्वर्ट कर देंगे, नेगेटिव सेंस में बना देंगे। यहां तक बात समझ आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। अब सुने, अब हम क्या कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं कि कब कोई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होगा और कब कोई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। कब कोई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होगा और कब इंडिपेंडेंट नहीं होगा। पहला केस वो कहता है अब देखिए ये जो लॉ ने हमें सिचुएशन बताई है, इसमें कोई कंसेप्ट ढूंढने की कोशिश ना कीजिए। मेन कंसेप्ट यही है कि अगर डायरेक्टर का कंपनी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता है तो वो डिपेंडेंट होगा, नहीं है तो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब उसने इसमें जिन पोजीशन को, जिन रिलेशनशिप को कवर किया, हमें वो तो याद करने हैं, उनकी रीजनिंग याद नहीं करनी।
कि उसने इसको क्यों कवर किया, इसको क्यों नहीं कवर किया। एक जगह पे वो कहता है कि जी इस प्रोविजन में कवर होंगे पेरेंट्स, सिबलिंग्स और चिल्ड्रन। अब उसने कजन वगैरह को, अंकल को कवर नहीं किया, तो हमने ये नहीं सोचना कि उसने क्यों नहीं कवर किया। भाई हमने जो प्रोविजन उसने कहा उसको हम इंक्लूड कर देंगे। अब सुने, कब कोई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ही इज आर हैज बीन, इज है, इसका मतलब क्या है, करंट कैपेसिटी में है, आर हैज बीन रहा है पिछले 3 सालों में। भाई क्या है या क्या रहा है, पहली चीज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एसोसिएटेड कंपनी। अगर वो किसी एसोसिएटेड कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है या रहा है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव है या रहा है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये बात समझ आ गई चीफ एग्जीक्यूटिव की। किसका, एसोसिएट। एसोसिएटेड कंपनी कौन सी होती है, क्या होल्डिंग कंपनी एसोसिएटेड होती है? होल्डिंग कंपनी भी एसोसिएटेड है, सब्सिडरी कंपनी भी एसोसिएटेड है, कुछ और कंपनीज भी एसोसिएटेड होती हैं, कुछ और कंपनीज भी एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। वो कॉमन डायरेक्टरशिप और कॉमन शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20% वाली एग्जांपल है। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान में रखिए, होल्डिंग सब्सिडरी के कंसेप्ट में और एसोसिएटेड के कंसेप्ट में फर्क है। एसोसिएटेड का कंसेप्ट वाइडर है, इसमें होल्डिंग सब्सिडरी भी आ जाती है और होल्डिंग सब्सिडरी के अलावा कुछ दूसरी कंपनीज भी आ जाती हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव है एसोसिएटेड कंपनी का, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर अभी नहीं है, लेकिन उसने चीफ एग्जीक्यूटिवशिप छोड़ दी, होल्डिंग कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव था, छोड़ दी, अब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता 3 साल तक। ये प्रोविजन समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे चलते। एम्प्लॉय ऑफ, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय हो या होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी का एम्प्लॉय हो, यहां पे कंपेयर कीजिए। एसोसिएटेड का वर्ड यूज नहीं कर रहा, यहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव एसोसिएटेड का वर्ड यूज कर रहा था। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव एसोसिएटेड का वर्ड। इससे हमें एक थोड़ी सी बात ये समझ जहन में आ रही है, मैं सिर्फ आपको फर्क बताने के लिए आपके जहन में ये बात लाना चाह रहा हूं कि लगता है हमारी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, क्योंकि उसने चीफ एग्जीक्यूटिव में ये नहीं लिखा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी एंड एसोसिएटेड कंपनी, ये नहीं लिखा। क्या लिखा है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ। लेकिन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय के केस में उसने कहा एम्प्लॉय कंपनी का या होल्डिंग कंपनी का या सब्सिडरी कंपनी का। तो फर्क रखना है, जो लफ्ज जहां इस्तेमाल हुआ है हमने उससे वही यूज करना है। यहां पे एसोसिएटेड लिखेंगे गलत हो जाएगा, यहां पे होल्डिंग सब्सिडरी लिखेंगे गलत हो जाएगा। फर्क नोट कर लिया आपने? आगे चल तो बताइए, पहला, कब कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो सकता? कौन? पहले क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एसोसिएटेड कंपनी। दूसरा, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। करंट कैपेसिटी में भी नहीं, छोड़ने के बाद भी 3 साल तक। आगे मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप, मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप क्या? सेल परचेज हो रही हो, यही बिजनेस रिलेशनशिप होता है। कुछ खरीद लिया, कुछ बेच लिया, और बिजनेस रिलेशनशिप क्या होना है? मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर किसी बंदे का मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप है, हमारी कंपनी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो बंदा आ गया, हमने कहा भाई हमारा तो हमारी कंपनी का तुम्हारे साथ कोई लेना देना तो नहीं। उसने कहा नहीं सर, हमने कोई लेना देना तो नहीं है, बस मैं आपको माल सप्लाई करता हूं। क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? हम कहे भाई तुम फारग हो। कह रहे नहीं नहीं सर, मैं नहीं, असल में मेरी पार्टनरशिप है,
तो मैं तो बस साइलेंट किस्म का पार्टनर हूं, घर में बैठा रहता हूं, पार्टनरशिप फर्म आपको माल सप्लाई करती है। फिर माइंड हो सकता नहीं, ये पहले वाला केस था जब एज इंडिविजुअल सप्लाई कर रहा था, वो था डायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, खुद नहीं लेकिन उसकी पार्टनरशिप फर्म या वो कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर या मेजर शेयर होल्डर है। हो सकता है ओके सर मैं नहीं सप्लाई करता, लेकिन मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूं, वो कंपनी आपको सप्लाई करती है चीजें। बिजनेस रिलेशनशिप इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप है कि नहीं, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता जी। कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिचुएशंस हो गई जो इंडिपेंडेंट नहीं है। पहला क्या था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एसोसिएटेड कंपनी, दूसरा था एम्प्लॉय ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, तीसरा था बिजनेस रिलेशनशिप विद कंपनी, हाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भाई डायरेक्टली का क्या मतलब है, खुद। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, पार्टनरशिप, उसकी पार्टनरशिप फर्म या उसकी कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर या मेजर शेयर होल्डर है। मेजर शेयर होल्डर का मतलब 10% से ज्यादा का शेयर होल्डर है। अच्छा, फिर रिसीविंग रिम्यूनरेशन इन एडिशन टू डायरेक्टर्स फी, डायरेक्टर की फीस के अलावा एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन अगर कोई ले रहा, जैसे फर्ज कीजिए कोई डायरेक्टर तो है, वो डायरेक्टर के अलावा कोई और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, उसे कुछ और भी पेमेंट कर दी गई। अब जाहिर है ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट इसको की गई होगी, एक्स्ट्रा, जैसे ये कहा गया सर ये एक डायरेक्टर है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इसलिए इसको हमने एक्स्ट्रा बोनस दिया पिछले साल में, इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर दें। हम कहेंगे भाई ठहर जाओ, डायरेक्टर है, एक्स्ट्रा पेमेंट तो चलो डायरेक्टर की जो फीस बनती है जो मीटिंग वो तो तुमने दिया, बात समझ आती है। ये जो तुम कह रहे हो ना मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन दी है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, हो सकता है इसको शेयर्स दे दियो खुश होके, हो सकता है इसको पैसे दे दियो, ये लगता है कंपनी, ये तो कंपनी के एम्प्लॉय को हम इस तरह करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो उनको बोनस दिया करते हैं, उनको शेयर्स दिया करते हैं, तो ये लगता है ये कंपनी का एम्प्लॉय ही था। अगर एम्प्लॉय ही था तो फिर ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट, उसको एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन अदा होना इस बात का सबूत लग रहा है कि वो कंपनी का एम्प्लॉय है। तो अगर डायरेक्टर डायरेक्टरशिप के अलावा कोई और पैसे भी और रिम्यूनरेशन भी रिसीव कर रहा है तो क्या लगेगा, ये कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर हो गई 4 सिचुएशन। और ये 4 सिचुएशन क्या है, जिसमें करंट कैपेसिटी में भी डिस्क्वालिफाइड है 3 साल तक। पहली कौन सी थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एसोसिएटेड कंपनी, दूसरी कौन सी थी, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, तीसरे मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो चौथी क्या थी, एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन डायरेक्ट। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पर, ही इज। अच्छा अब इसमें देखें इज, इसमें वो ये नहीं कह रहा कि 3 सालों वाले है, इसमें करंट कैपेसिटी की बात कर रहा है। इसका मतलब है यहां पे अगर ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए जो भी कह रहा है तो इसमें 3 साल वाली कंडीशन नहीं। हिज क्लोज रिलेटिव, अच्छा किसका क्लोज रिलेटिव है, प्रोमोटर्स का, डायरेक्टर्स का, या किसी मेजर। अगर कोई बंदा क्लोज रिलेटिव वो कंपनी का इंडिपेंडेंट, देखें उसकी रिश्तेदारी होगी ना, यहां रिश्तेदारी होगी उसकी, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली प्रोमोटर, डायरेक्टर या मेजर से कौन हो, क्लोज रिलेटिव क्या होते हैं भला। वो कहता है, उसने अल्फाज मुश्किल इस्तेमाल किए हैं लेकिन उसका मतलब क्या है, पेरेंट्स क्लोज रिलेटिव हैं, पेरेंट्स क्लोज रिलेटिव है, सिबलिंग्स बहन भाई क्लोज रिलेटिव है, यानी ऊपर वाली जनरेशन, साथ वाली जनरेशन और नीचे वाली जनरेशन, ये क्लोज रिलेटिव है, ये क्लोज रिलेटिव है।
हाँ स्पाउस भी, वो साथ वाली जनरेशन, हाँ वो आ गई, ठीक है। क्लोज रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव। अब देखे प्रोमोटर्स, डायरेक्टर और मेजर। प्रोमोटर और डायरेक्टर तो समझाने की जरूरत नहीं क्या होते हैं। मेजर शेयर होल्डर कौन होता है? उसके बाद 10% शेयर हो, 51 नहीं, वो तो होल्डिंग सब्सिडरी के लिए होता है ना। यहाँ पे मेजर का मतलब है नॉर्मली जो दूसरे शेयर होल्डर की निस्बत जिसके पास ज्यादा शेयर होता है। ये समझ आ गया। क्लोज रिलेटिव का मतलब भी समझ आ गया, मेजर शेयर होल्डर का मतलब भी समझ आ गया। चले आगे चलते हैं। क्रॉस डायरेक्टरशिप। क्रॉस डायरेक्टरशिप क्या होती है ये जरा सुनिएगा। कि डायरेक्टर का रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन उसका कनेक्शन घूम फिर के डायरेक्टर के साथ बन रहा है, कोई सिग्निफिकेंट लिंक। कैसे ये सुनिए जरा। ये कंपनी है, क्या एक डायरेक्टर एक से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है? हम ए कंपनी, इसमें एक बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। हम उसे कहते हैं भाई तुम्हारा कंपनी के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं? कहते कोई ताल्लुक नहीं। इसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसके डायरेक्टर्स के रिश्तेदार तो नहीं हो तुम, क्लोज रिलेटिव तो नहीं हो? नहीं सर। शेयर होल्डर के क्लोज रिलेटिव तो नहीं हो? नहीं सर। प्रोमोटर के क्लोज रिलेटिव तो नहीं हो? नहीं सर। कहते सर एक बात है, ये करीबी रिश्तेदारी तो नहीं है, दूर से एक लिंक बन जाता है। कहा क्या लिंक बन जाता है? उसने कहा इधर आपके पास है डायरेक्टर नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर नंबर एक दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, इस दूसरी कंपनी में मैं भी डायरेक्टर हूं। डायरेक्टरशिप है दूसरी कंपनी के थ्रू, इसे कहते हैं क्रॉस डायरेक्टरशिप। क्रॉस डायरेक्टरशिप। अब बताइए कि क्या ये इंटायरली इंडिपेंडेंट है? नहीं है। क्या ये बी अगर अपॉइंट हो जाए इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है? वो तो जहां पे डायरेक्टर नंबर 4 का इंटरेस्ट होगा, डायरेक्टर कहेगा भाई इस कंपनी में नए नए आए हो, लेकिन इस कंपनी में तो हमारा कई साल का ताल्लुक वास्ता चलता था ना, तुम्हें उस ताल्लुक वास्ते की कसम है ये रेजोल्यूशन पास करवा दो। करवा देगा कि नहीं करवाएगा? तो बिल्कुल करवाएगा। तो इसीलिए उसने क्रॉस डायरेक्टरशिप, समझ आ गया कि किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ ताल्लुक वास्ता है, लेकिन किसी दूसरी कंपनी के थ्रू, इसकी वजह से नहीं है। इसमें और इसमें फर्क है। क्लियर? नॉमिनी डायरेक्टर, ये तो सिंपल कह दिया। नॉमिनी डायरेक्टर हमें पता है कौन से होते हैं, वो मुफ्त में डायरेक्टर बने होते हैं ये। हाँ, डायरेक्टर होता है कोई शेयर होल्डिंग किसी और की होती है, फेडरल गवर्नमेंट की, बॉडी कॉर्पोरेट की, क्रेडिटर्स की, स्पेशल इंटरेस्ट। इसमें 3 साल वाली कंडीशन है। इज और हैज बीन, इज डायरेक्टर, अच्छा ये कंपनी का 3 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा कंजेक्टिव टर्म, अगर एक बंदा एक ही कंपनी में डायरेक्टर रहा, चाहे इंडिपेंडेंट था, दूसरी टर्म के लिए फिर अपॉइंट हुआ, तीसरी टर्म के लिए फिर कंजेक्टिव अपॉइंट हुआ। जैसे आपने देखा होगा, क्या कोई बंदा पाकिस्तान का कंजेक्टिवली 2 दफा सदर बन सकता है? मेरा ख्याल है बन सकता है। क्या बन सकता है? 3 दफा बन सकता है क्या? नहीं, 3 दफा भी बन सकता है। नहीं, कंजेक्टिव की बात कर रहा हूं। मेरा ख्याल है कंजेक्टिव सिर्फ 2 दफा बन सकते हैं, 3 दफा नहीं बन सकते जी। पार्ट टाइम प्रेसिडेंट कोई नहीं होता भाई, पार्ट टाइम प्रेसिडेंट। वो कहता है इसी तरह एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देखिए एक डायरेक्टर तो चाहे कंजेक्टिव 10 टर्म तक डायरेक्टर रहे, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ अगर 3 से ज्यादा यानी 4 या उससे ज्यादा टर्म हो गई, 3 से ज्यादा का मतलब क्या है? 4 या उससे ज्यादा कंजेक्टिव टर्म के लिए वो डायरेक्टर अपॉइंट होता है, तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा वो फिर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये वही कंडीशन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 कंजेक्टिव मीटिंग में एब्सेंट हुए, आप फारग है, लेकिन दरमियान में अगर एक में आ गए तो बच गए,
उसी तरह कहता है कि ये 3 से ज्यादा 4 या 4 से 3 से ज्यादा टर्म्स के लिए कंसेक्टिवली आप डायरेक्टर बने हैं तो फिर आप डायरेक्टर तो बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन अगर दरमियान में एक ब्रेक दे दे, ठीक है, 4 साल तक डायरेक्टर बने, अब आपको पता है कि 4 साल या उससे ज्यादा भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, एक टर्म की ब्रेक दे दें, 1 साल नहीं, एक टर्म की ब्रेक दे दें, नेक्स्ट टर्म में फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। जी, ब्रेक के दौरान वो डायरेक्टर नहीं रहेगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। वो फिर उसके बाद अगर उसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, क्योंकि 4 कंसेक्टिव टर्म हो गई तो फिर उसे डिपेंडेंट ही समझा जाएगा। इतना लंबा अरसा हो गया कंपनी के साथ अटैच हुए। जी, कुछ समझ आया आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोविजन? फिर मुझे बताइए, डायरेक्टर की 2 बड़ी टाइप्स, एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव, क्या फर्क है? एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नहीं है। आगे डिपेंडेंट, सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है? एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, कुछ ना कुछ और है, एम्प्लॉय नहीं है, कुछ और भी नहीं है। अच्छा, एक कुछ ना कुछ और रिलेशनशिप क्या हो सकता है? पहला बताइए, इज आर हैज बीन इन लास्ट 3 years, 4 पॉइंट क्या थे? चीफ एग्जेक्टिव और चीफ एग्जेक्टिव ऑफ एसोसिएटेड कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी आर होल्डिंग कंपनी आर एसोसिएटेड कंपनी, हाँ एम्प्लॉय नहीं, ठहरे, शुरू से मैं भूल गया। चीफ एग्जेक्टिव ऑफ एसोसिएटेड कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी आर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन अदर देन डायरेक्टर फी, जैसे कोई परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस ले लिए, स्टॉक ऑप्शन, शेयर्स वगैरह दे दिए गए उसको एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन के तौर पे। ये तो था इज आर हैज बीन इन लास्ट 3 years। अब इज में आ जाए, दूसरी कैटेगरी इज, इसमें कितने पॉइंट थे? 3। कौन से? इज क्या है तो नहीं पॉइंट, क्लोज रिलेटिव, किसका? प्रमोटर्स का, डायरेक्टर का, मेजर शेयर होल्डर। क्लोज रिलेटिव का मतलब क्या? पेरेंट्स, सिबलिंग्स और मेजर शेयर होल्डर का मतलब क्या? 10%। इसके बाद क्रॉस डायरेक्टरशिप, नॉमिनेट, क्रॉस डायरेक्टरशिप समझ आ गया ना? दूसरी कंपनी के थ्रू डायरेक्टर के साथ ताल्लुक वास्ता होता है, नॉमिनी डायरेक्टर। और हैज बीन में मोर देन 3 नहीं कहना, मोर देन 3 कंसेक्टिव टर्म्स के लिए डायरेक्टर रहा, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पॉइंट नहीं हो सकता अनलेस के दरमियान में एक टर्म की ब्रेक दे दे, एक टर्म की ब्रेक दे दे। चलिए, अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया है तो एक छोटा सा कंसेप्ट और, इस कंपनी का तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब एक बंदा आ गया, वो कहता नहीं भैया मैं इस सारों से गुजर गया हूं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है मेरा, मैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया। जो इस क्राइटेरिया से भी गुजर गया, इस क्राइटेरिया से भी गुजर गया, इस क्राइटेरिया से भी गुजर गया, वो क्या बन गया फिर? कहता मैं तो इंडिपेंडेंट। अब मुझे बताइए, जिसका कंपनी के साथ कोई दूर दूर का ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, वो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि हमें इस बंदे को अपॉइंट करना चाहिए? बहुत सोचे, मेरा एक कंपनी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, मैं उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं भाई। मैंने कंपनी तक को जाके कहना है कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, मुझे अपॉइंट करो, कि कंपनी मेरे पास आएगी? क्या कंपनी पूरे पाकिस्तान के सारे शहरियों के पास आएगी? भैया भैया आप इंडिपेंडेंट है बताइए। rosie.pk, ये सुना है? मैंने इसलिए .pk भी कह दिया मेरे भाई। ये सुना है कभी आपने? ये क्या होता है? रोजी, चलें इसको छोड़ें, OLX पे आ जाए। रोजी OLX तो पता होगा ना आपको? OLX पे क्या, मुझे बताइए, OLX पे क्या चीजें सेल परचेज हो रही होती हैं? उनमें बायर आता है कि सेलर आता है? सुने, हाँ बिल्कुल, जिसने चीज बेचनी होती है वो भी आते हैं उस वेबसाइट पे, जो चीज खरीदने वो भी आते हैं।
जिन्होंने चीज बेचनी होती है वो उस डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं, और जिन्होंने चीज खरीदनी होती है वो देखते हैं और निगोशिएशन करते हैं। अगर निगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाए वो चीज खरीद लेते हैं, वरना वो कहते हैं नहीं फारग। उसी तरह पाकिस्तान में एक इदारा है, उसे कहते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो एक तरह से इसी तरह की वेबसाइट मेंटेन की है उन्होंने, कि जिसमें कोई भी बंदा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है किसी कंपनी का, वो क्या करे, अपनी सीवी जमा करवा दे वहां पे और बता दे कि मैं किस किस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए विलिंग हूं। एक डेटाबेस मेंटेन हो जाता है। दूसरी तरफ जो कंपनी किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन उस वेबसाइट पे करवा लेते हैं और देख लेते हैं पूरे पाकिस्तान में कौन कौन से लोग हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विलिंग है। उन सबको सेलेक्ट करके तो उनके नॉमिनेट कर देते हैं कि जी नेक्स्ट टर्म के लिए हम जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला कोटा है इसमें ये 10 लोग हैं, इनमें से किसी 3 को हमने अपॉइंट करना है। वो वोटिंग वगैरह नॉर्मल तरीके से होगी, लेकिन प्रोसीजर बता रहा हूं कि कैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और कंपनी एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन उस वेबसाइट पे एक बात खास तौर पे लिखी हुई है उन्होंने, जैसे OLX वालों ने लिखी होती है कि भैया जो चीज़ खरीद बेच रहे हैं ना, एहतियात के साथ अपनी तसल्ली करके चीज़ें खरीदे बेचें, कोई धोखा हो गया तो हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो साइट है उस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई जो कंपनी किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने लगेगी उसकी वेरिफिकेशन कि उसने जो CV हमें जमा करवाई है वो सही है कि नहीं, ये वेरिफिकेशन कंपनी खुद करेगी। इस वेरिफिकेशन को कहते हैं ड्यू डिलीजेंस। हमें बाद में ना कहे कि आपकी वेबसाइट पे उसने CV जो हमने उठाई थी उस पर लिखा था इसने मास्टर किया हुआ, ये तो मिडल फेल है। वो कहे हमारी जिम्मेदारी, हमें उसने CV दी, हमने अपलोड कर दी, तो अपॉइंट करने वाला जाना। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। एग्जाम में या तो हमसे रिप्रोडक्शन में पूछ लेगा बताओ कब कोई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है या नहीं है, या कोई केस स्टडी पूछ लेगा। तो अब बताइए कंसेप्ट समझ आया? देखिए फिर वही नहीं समझ आया, आइंदा आपने कहना नहीं समझ। जब तक पास्ट पेपर के क्वेश्चन ना किए जाए, जब तक केस स्टडी ना की जाए, तब तक लॉ समझ में नहीं आता। लॉ समझ तो बताइए, कोई मंडे को नहीं, अभी 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी 4 मिनट में खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन 30, कहते हैं इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 आइडेंटिफाई 6 सर्कमस्टेंसेज अंडर विच ए डायरेक्टर शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वह 6 कहा, हमने कितनी याद की हुई हैं? 8 की हुई है। कोई सी भाई बंदा एक तो भूल भी तो जाता है। चलो ठीक है, 31 भी आ जाए। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। पहली सिचुएशन, ऑप्टिशियंस लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी प्लान्स टू अपॉइंट यामीन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ। इसमें सबसे लफ्ज है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। यामीन वाज हेड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ग्लास लिमिटेड टिल दिसंबर 2016। दिसंबर 2016 तक वो एम्प्लॉय था, हेड ऑफ ऑपरेशन था। किसका? ग्लास लिमिटेड। तो ठीक है, वो तो इधर तो ऑप्टिशियन का आ रहा है, वो ग्लास लिमिटेड का। ग्लासेस लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ ऑप्टिशियंस लिमिटेड, यानी सब्सिडरी का एम्प्लॉय है। सब्सिडरी का एम्प्लॉय गलत कहते हैं, ये कहना गलत है कि सब्सिडरी का एम्प्लॉय, हाँ नहीं, क्योंकि इस केस में क्या है, सब्सिडरी का एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। सिर्फ इतना नहीं कहना हमने, क्योंकि इसमें 3 साल वाली कंडीशन है। हमने कहना है कि देखिए उसने ये नहीं कहा किस दिन अपॉइंट करना चाहते हैं, किस दिन अपॉइंट करना। तो हम कहेंगे दिसंबर 2016 तक एम्प्लॉय था। इसका मतलब ये हुआ कि अब एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, लेकिन क्या अब एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद अपॉइंट हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर?
3 साल तक। तो इसके आंसर को हम ऐसे करेंगे, अगर तो 3 साल गुजर गए हैं तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, वरना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं बताई, तो हमें नहीं पता, इसलिए बेहतर होता है कि दोनों सिचुएशन कवर कर दें। ठीक है, वैसे जिस अटेम्प्ट में उसने क्वेश्चन पूछा था वो अब वैसे अभी भी उस हिसाब से 3 साल नहीं हुए, लेकिन उसूली तौर पे उसे डेट बतानी चाहिए थी कि हम इस डेट को कंसीडर कर रहे हैं अपॉइंटमेंट। भी बात समझ आ रही है कि नहीं मेरी? नहीं तो कम से कम इतना तो लिख दीजिएगा कि एम्प्लॉय जो होता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट सब्सिडरी का एम्प्लॉय, किधर लिखा हुआ है भला? एम्प्लॉय ऑफ कंपनी होल्डर। हाँ ये आ गया, ये उसने केस स्टडी बना ली इस पॉइंट में से उठा के। आगे जी जी हाँ, एम्प्लॉय ऑफ एसोसिएटेड कंपनी लिख दे तो इसमें चूंकि एसोसिएटेड कंपनी में होल्डिंग सब्सिडरी भी आ सकती है, दूसरी बेसिस भी हो सकती है, तो बेहतर होता है फिर हम वहां पे भी दोनों ऑप्शन कहेंगे कि अगर एसोसिएटेड है होल्डिंग सब्सिडरी की वजह से तो फिर तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती उसकी, लेकिन अगर वो किसी और बेसिस पे एसोसिएटेड है तो फिर शायद हो सकती है जी। इसके बाद सेकंड, जफर वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ एचपी लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। In March 2018, the board of directors came to know that Zafar had been declared a defaulter by High Court. अपॉइंटमेंट हो सकती है क्या? लिस्टेड कंपनी है, हाँ, अगर अनलिस्टेड होती तो हो जाती अपॉइंटमेंट, क्योंकि डिफॉल्टर वाला केस सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए, लिस्टेड कंपनी है तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। अच्छा, एक छोटा सा मैं करेक्शन करवा दूं, करेक्शन नहीं एडिशन। ये प्रोविजन कहां लिखी हुई थी लिस्टेड कंपनी वाली? पेज 227, जहां लिखा ना पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड डिफॉल्टर बाय ए कोर्ट, ब्रैकेट में लिख दे डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पता है ना आपको किसको कहते हैं? बैंक को, बैंक को डिफॉल्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके सोल्यूशन में आई क्या आपने लिखा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके डिफॉल्ट किया ना, फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसने अपने हमसाये से कर्जा लेके वो डिफॉल्ट किया हो फिर डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, फिर तो यहाँ पे इसीलिए हमने, हालांकि जब कंसेप्ट पढ़े थे तो हमारे ज़हन में ये बात आई भी नहीं होगी, ठीक है। डिफॉल्टर का मतलब ये बैंक से लोन लिया वापस नहीं किया, बहरहाल इसलिए हमने उसे स्पेसिफाई कर दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। थर्ड, कलीम इज ए डायरेक्टर ऑफ बिहार लिमिटेड। ऑन 1 अक्टूबर 2017 कलीम वेंट अब्रॉड ऑन ए पर्सनल ट्रिप एंड रिटर्न बैक ऑन 15 फरवरी 2018। He was unable to attend 5 board meetings which were held during this period. कंसेक्टिव ही है ना, कंसेक्टिव मीटिंग ही है। बाहर गया था या पीछे 5 मीटिंग हुई तो पांचों में एब्सेंट है तो कंसेक्टिव। ये तो नहीं थोड़ी होगा तीसरी मीटिंग में आ गया और फिर चला गया। हाँ, यहाँ पे इशू कंसेक्टिव का नहीं है सारी पांचों कंसेक्टिव मीटिंग जिनमें एब्सेंट रहा है। इशू ये है कि क्या लीव ली कि नहीं, क्या क्वेश्चन में मेंशन किया उसने, तो हमें क्या कहना चाहिए? अगर लीव लेके गया था तो फिर तो कोई इशू नहीं है, अगर लीव नहीं ली थी फिर डिस्क्वालीफाइड। जी कुछ समझ आया केस? खासतौर पे 31 का पार्ट 1 ये केस स्टडी थी हमारी इस कंसेप्ट से रिलेटेड। देखिए उसने इस कंसेप्ट में से रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी पूछ लिया, 30 केस स्टडी भी पूछ ली, 31 का पार्ट 1। तो क्लियर हो गया कैसे प्रेजेंट करना है। छोटा पेज आपको दे दिया, इसमें कोशिश की हमने कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करें, आपने याद अब यहाँ से करना है। उम्मीद है कि आधा को याद हो ही गया होगा यहाँ। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।